हेलो डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 जो भी इसके टॉपिक थे वो टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए। आज हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। और हाँ बेटा, मैं आपको बताता चलूँ कि मेरी कोशिश होगी कि सारे के सारे टॉपिक क्लास इंटर जो है उसकी फिजिक्स के सारे टॉपिक्स बनाऊं वीडियो में, और उसके बाद प्रॉब्लम भी सब के सब सॉल्व करूं, और उसके बाद जो कि एमसीक्यू जो है वो भी मैं सॉल्व करूंगा। तो जो बच्चे मतलब कि यहाँ पर मेरे वीडियोस वगैरह देखते हैं, जो भी यहाँ पर पढ़ते हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और हमें थोड़ा सपोर्ट करें, ताकि हम जो कि मजीद इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाएं। ठीक है बेटा। अच्छा, ये बात मुझे किसी मतलब बहुत से टीचर्स ने भी कही थी कि सर आप जो कि पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे तो बहुत सारे लेक्चर्स पढ़े हैं, उसके मुकाबले में आप किस तरह से फेस करोगे। तो देखें बेटा, हर एक टीचर का अपना अपना वे होता है। मैं खास तौर पे वो बच्चे जो मेरे पास कॉलेज में पढ़ते हैं उनके लिए बना रहा हूँ, ताकि वो जब मेरे वीडियोस देखेंगे, वो जब वीडियोस मतलब कि वीडियो से समझने की कोशिश करेंगे। किसी दिन कोई वो एब्सेंट हो जाते हैं कुछ बच्चे, वो बोलते हैं कि सर हमने वो टॉपिक नहीं पढ़ा, तो मैं उनको कहूँगा कि आप मेरी वेबसाइट पे जाकर, आप जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर ये वाले वीडियो सुन देख लें। अगर फिर भी उसमें कोई कंफ्यूजन हो रही है तो वो क्लास में भी मुझसे पूछ लेंगे। कहने का मकसद है कि आप लोग हमें सपोर्ट करें, और जो कि इंशाल्लाह हम पूरा जो कि जितना भी सिलेबस है वो सब का सब सिलेबस मुकम्मल वीडियोस में बनाएंगे, और अच्छा जो कि परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। चलो जी, बढ़ते हैं हम प्रॉब्लम नंबर 1 की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 1 क्या है? अ गैस अंडरगोज आइसोथर्मल एक्सपेंशन। भाई आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो या कंप्रेशन हो, आइसोथर्मल का मतलब कि टेम्परेचर सिस्टम का क्या रहेगा? सेम रहेगा। जब सिस्टम का टेम्परेचर सेम रहता है तो सिस्टम के इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता। A gas undergoes isothermal expansion at a constant temperature, उसने क्या दिया है भाई? constant temperature है 300 Kelvin. If the gas absorbed the 500 joule of heat during the process, calculate the work done by the gas. उसने सवाल में कहा कि भाई गैस है जिसको हम एक्सपेंड तो करते हैं लेकिन आइसोथर्मल एक्सपेंशन होती है, उसका टेम्परेचर 300 केल्विन कांस्टेंट रखते हैं। उसने हीट अगर एब्जॉर्ब की है 500 जूल की, तो बताए उसने कितना वर्क डन किया। सिंपल प्रॉब्लम, डेटा बनाएंगे। डेटा में देखें बेटा, सबसे पहले डेल्टा क्यू जो उसने एब्जॉर्ब की है वो एब्जॉर्ब की है 500 जूल की, और उसका टेम्परेचर जो कांस्टेंट है वो टेम्परेचर कांस्टेंट है 300 केल्विन। अच्छा, यहाँ पर टेम्परेचर जब कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब इंटरनल एनर्जी का चेंज जीरो के बराबर हो जाएगा। तो कैलकुलेट द वर्क डन, मतलब वर्क डन कितना किया वो हमने यहाँ पे फाइंड करना है। अब देखें बेटा, ये वाली बातें आप लोगों को पता होना चाहिए, हम लोगों ने फर्स्ट क्लास थर्मोडायनेमिक्स में अच्छे से पढ़ी हुई है। एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू होता है। तो यहाँ पर डेल्टा क्यू जो कि 500 जूल की हीट उसने एब्जॉर्ब की, इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों चेंज नहीं आएगा? क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है। यहाँ पे लिखेंगे जीरो, और ये डेल्टा डब्ल्यू, तो ये डेल्टा डब्ल्यू आपके पास यहाँ पे एज इट एज 500 जूल के बराबर आ जाता है। ठीक है ना बेटा? ये आपके पास डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू द 500 जूल। ठीक है बेटा, ये न्यूमेरिकल नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम न्यूमेरिकल नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। अच्छा, न्यूमेरिकल नंबर 2 क्या कहता है? अ पिस्टन कंप्रेसेस अ गैस एडियाबेटिकली। भाई एडियाबेटिकली है तो आपका जो सिस्टम है वो सराउंडिंग से हीट एक्सचेंज नहीं करेगा। मैंने ये ग्रीन कलर से इसका बेस भी बनाया, इसके साइड्स भी बनाए, मतलब कि ये नॉन कंडक्टिंग है, ये सराउंडिंग से कोई हीट एक्सचेंज नहीं करेगा। कंप्रेस करते हैं मतलब कि पहले आपका पिस्टन यहाँ पर था, कंप्रेस करके आपने पिस्टन को यहाँ पर लेकर आए। अब यहाँ पर लेकर आए तो आपने कितना प्रेशर बढ़ाया, वो प्रेशर यहाँ पे फाइंड आउट कर। ठीक है ना? If the initial volume of the volume is 0.02 मीटर क्यूब, डेटा बनाते हैं। भाई इनिशियल वॉल्यूम मतलब कि V1 0.02 मीटर क्यूब है, एंड द फाइनल वॉल्यूम इज
इनिशियल वॉल्यूम ये था, अब फाइनल वॉल्यूम ये है, मतलब V2 हो गया कितना 0.01 मीटर क्यूब एंड द इनिशियल प्रेशर इज 200 किलो पास्कल। भाई इनिशियल प्रेशर कितना है, P1 है 200 किलो पास्कल। डिटरमाइन द फाइनल प्रेशर, तो P2 कितना होगा ये हमें मालूम करना है। ठीक है बेटा, एज वी नो दैट, आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, बॉयल्स लॉ। अगर आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो वीडियोस देखें, नीचे बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ भी मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो इसके मुताबिक ये P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। हमें P2 मालूम करना है, V2 यहाँ पे मल्टीप्लायर वहां जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो भाई P2 बराबर हो जाएगा P1 V1 अपॉन में V2 के बराबर। अब P1 कितना है, P1 है 200 किलो पास्कल, ठीक है, और इसी तरह से V1 है 0.02 मीटर क्यूब अपॉन में V1 कितना 0.01 मीटर क्यूब। सही है। अब देखें बेटा, अगर आप इसका पॉइंट यहाँ पर लेकर आते हैं और इसका पॉइंट यहाँ पर लेकर आते हैं तो पॉइंट खत्म हो जाएगा। बाकी 1 तो सबके नीचे ऑलरेडी मतलब कि माना जाता है, लिखा नहीं जाता। बाकी 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो P2 आपके पास आ जाएगा कितना, 2 टू द 400 किलो पास्कल। सही है, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम, मुख्तसर सा प्रॉब्लम, और एक ही मतलब शॉर्ट स्टेप्स में सॉल्व हो गया। ठीक है बेटा, तो 400 किलो पास्कल आपका प्रेशर हुआ जब आपने वॉल्यूम को 0.02 मीटर क्यूब से कम करके 0.01 मीटर क्यूब किया है। मतलब वॉल्यूम को अगर आपने हाफ किया है तो प्रेशर आपका डबल हो गया है। ठीक है बेटा, उसके बाद हम प्रॉब्लम नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। देखें बेटा, प्रॉब्लम नंबर 3 क्या है वो भी हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, प्रॉब्लम नंबर 3 जो है वो क्या कहता है, अ सिस्टम अंडरगोज एन आइसोबैरिक प्रोसेस। ठीक है, मतलब कि वही आपके पास सिस्टम है, मान लो कि ये आपके पास सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम जो कि जाएगा कौन से प्रोसेस में, आइसोबैरिक प्रोसेस में। भाई आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होता है, सिस्टम जो कि वर्क डन भी परफॉर्म करता है, सिस्टम यहाँ से हीट एब्जॉर्ब भी करता है, सिस्टम इंटरनल एनर्जी भी चेंज करता है, सब बातें सेम टू सेम इसमें होती है। जैसे हम डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू लिखते हैं ना, तो ये पूरी इक्वेशन यहाँ पर लागू होगी। ठीक है, कौन से प्रोसेस में, आइसोबैरिक, क्योंकि आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट रहता है। वेयर द प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट, यहाँ पर प्रेशर हमने कांस्टेंट रखा हुआ है। चले जी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, प्रेशर हमने कांस्टेंट रखा है कितना, 150 किलो पास्कल। हमने प्रेशर कांस्टेंट रखा है 150 किलो पास्कल का। इफ द वॉल्यूम इंक्रीजेस फ्रॉम, पहले इसका वॉल्यूम V1 है कितना 0.05 मीटर क्यूब, यहां से ये वॉल्यूम जो कि इंक्रीज होता है V2 कितना 0.08 मीटर क्यूब तक ये वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, V2 हो जाता है। पहले वॉल्यूम ये था, अब वॉल्यूम यहां से यहां तक हो जाता है। तो फिर क्या करना है, कैलकुलेट द हीट एडेड टू द सिस्टम। बताएं कि सिस्टम में आप लोगों ने हीट कितनी ऐड की है, यहां से हीट कितनी ऐड की है वो आपने फाइंड करनी है। अच्छा देखें बेटा, यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम है वो इनकम्प्लीट है, क्योंकि आपके पास आइसोबैरिक एक्सपेंशन हो रही है। आइसोबैरिक जो कि आप लोग सिस्टम को एक्सपेंड करते हैं प्रेशर को सेम रखकर, तो वहां पर क्या होना चाहिए। चलें जी, पहले तो हम यहाँ पे डेटा बना देते हैं और फिर देखते हैं कि इस प्रॉब्लम में गलती क्या है। डेटा बनाएंगे सबसे पहले। डेटा में आपके पास प्रेशर कांस्टेंट है, चलो जी 150 किलो पास्कल का हमने प्रेशर कांस्टेंट रखा। अच्छा, वॉल्यूम V1 आपके पास 0.05 मीटर क्यूब है, ठीक है। वॉल्यूम V2 जो कि 0.08 मीटर क्यूब, सही है। और हमें क्या मालूम करना है, हमें यह मालूम करना है कि हमने कितनी सिस्टम में हीट ऐड की, डेल्टा क्यू हमें फाइंड करना है। अब देखें बेटा, आपको पता होना चाहिए कि आइसोबैरिक में इक्वेशंस किस तरह से थी, तो भाई डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस
P डेल्टा V। हमें अगर डेल्टा Q मालूम करनी है तो सिर्फ ये वाला फैक्टर काफी नहीं है, इस वाले फैक्टर की भी कुछ वैल्यूज गिवन होनी चाहिए, डेल्टा U की भी वैल्यू गिवन होनी चाहिए, जो कि प्रॉब्लम में नहीं गिवन है। ये प्रॉब्लम आपका इनकम्प्लीट है, मतलब कि प्रॉब्लम गलत है, और इस प्रॉब्लम को हम यहाँ तक ही सॉल्व कर सकते हैं। मैंने इतना जो सॉल्व किया है वो इस वजह से, ताकि आपको ये पता चल सके कि ये प्रॉब्लम गलत क्यों है, क्योंकि इसमें ये वाला फैक्टर गिवन ही नहीं है। इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना आया वो भी अगर गिवन होता तो फिर डेल्टा Q इज इक्वल टू P डेल्टा V, मतलब कि डेल्टा U प्लस P डेल्टा V करके हम मालूम कर लेते। हाँ, अगर ऐसा होता, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस होता, यहाँ पे आइसोबैरिक की बजाय अगर क्या होता, आइसोथर्मल प्रोसेस होता, तो फिर हम कहते कि भाई डेल्टा Q इज इक्वल टू P डेल्टा V। फिर ये जो P है, प्रेशर तो हमारे पास 150 है, और उसके बाद वॉल्यूम V2, मतलब कि डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। आइसोथर्मल प्रोसेस अगर होता, अभी जो प्रॉब्लम में गिवन है वो आइसोबैरिक है, तो आइसोबैरिक के हिसाब से तो नहीं होगा, लेकिन इसकी जगह पे अगर हम आइसोथर्मल कर देते हैं तो फिर ये वाला फैक्टर तो हो जाएगा 0 के बराबर। बाकी डेल्टा Q इज इक्वल टू प्रेशर कितना 150 किलो पास्कल, और वॉल्यूम जो कि कितना, वॉल्यूम आपके पास 0.08 में से माइनस करेंगे 0.05, फिर इस तरह से ये जो चेंज आ रहा है वो उसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते, और फिर इस तरह से हमारे पास ये हीट बन जाती। सही है बेटा, ये इसमें से ये माइनस करेंगे 0.08 में से माइनस करते हैं 0.05, तो बचेगा 0.03, मतलब कि ये 150 किलो पास्कल इंटू करेंगे 0.03 मीटर क्यूब, तो ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखें बेटा इसको 3 कर देते हैं और इसको जो कि 1.5 कर देते हैं, मतलब कि डेल्टा Q इज इक्वल टू 1.5 इंटू 3 करेंगे, 1.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, ये किलो पास्कल है और ये मीटर क्यूब, यहाँ पर ऐसे 1.5 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो 3 5 द 15, 3 1 द 3, ये 4 हो जाएगा, 4.5, ये डेल्टा क्यूब 4.5, ये किलो पास्कल इंटू मीटर क्यूब, किलो को अगर हम मतलब कि कन्वर्ट करेंगे पास्कल में तो ये डेल्टा Q इज इक्वल टू 4.5 इंटू 1000 हो जाएगा, 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा Q इज इक्वल टू 45, यहाँ पे 2 जीरो और आ जाएंगे, ये जोल, इतने जोल जो कि एनर्जी हम ऐड करेंगे, ये तब होगा जब आपके पास ये प्रोसेस कौन सा होना चाहिए, आइसोथर्मल होना चाहिए। और आइसोथर्मल में आपको पता होना चाहिए कि आइसोथर्मल में प्रेशर कांस्टेंट नहीं रहता, बल्कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। बहरहाल ये जो प्रॉब्लम बुक में दी गई है वो इनकम्प्लीट है, गलत है, और उसको हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं।